हाँ बोले तो था अपना। देखिए ये केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पूछे जाते हैं। ये 9th और 10th क्लास दोनों के क्लास के सब क्वेश्चंस हैं। इनको ध्यान से आप देखें। अगर इनको आप शुरू से देखते रहें, बीच में गैपिंग ना करना, इंशाल्लाह 10+2 या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप सबके सब हल कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन ए solution mass of solvent is 370 gram and mass of solute is 30 gram. What is the concentration of the solution? किसी विलयन के 370 ग्राम विलायक में 30 ग्राम विलेय उपस्थित है। विलयन की सांद्रता है। अब देखिए विलयन किसे कहते हैं, यहाँ पहले देखिए। अब ये सब लिख कर बताने का टाइम नहीं है, सुनते जाइए। ये सब 6-7 ईयर की बात है। विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को। ध्यान से देखिए, समांगी शब्द याद कीजिए। समांगी अंग्रेजी कहते हैं होमोजीनियस, HOMOGENEOUS, होमोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब समांगी मिश्रण क्या है जान लीजिए। समांगी मिश्रण माने उस विलयन के किसी भी अंग का थोड़ा सा भाग लेकर के आप देखें तो उसमें विलेय और विलायक दोनों की मात्रा समान रहती है। उसकी सांद्रता हर जगह, सांद्रता माने गाढ़ापन, समान रहता है। अब इसमें समांगी मिश्रण को जैसे आप अपने दिमाग में रखिए कि समांगी मिश्रण ये है, आपने पानी में चीनी डाला, ये ध्यान में रखिए, चीनी प्लस पानी, ये एक समांगी मिश्रण है। चीनी और पानी को आप मिलाते हो तो एक समांगी मिश्रण आपका मिलता है। क्या मिलता है? चीनी और पानी का समांगी मिश्रण। लेकिन अगर आप इसमें बालू और पानी मिलाइए, बालू प्लस पानी, तो यह समांगी मिश्रण नहीं होता, विसमांगी मिश्रण यह है। विसमांगी मिश्रण है ये। हेटेरोजीनियस, ध्यान से देखें अगर अभी तक नहीं पढ़े हो। हेटेरोजीनियस ये 6-7 ईयर का है सर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर। बालू को पानी में घोलिए तो आप देखोगे थोड़ी देर के बाद बालू नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर रह जाता है। या बहुत जो हल्के पार्टिकल, बहुत माइन पार्टिकल है, वो कुछ थोड़ा बहुत पानी के अंदर रहते हैं, नहीं तो सब नीचे बैठ जाते हैं। तो ऐसा जो मिश्रण होता है इसको सस्पेंशन हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सस्पेंशन। क्या कहते हैं? सस्पेंशन। क्या होता है ये? सस्पेंशन। क्या सस्पेंशन कहते हैं इसको? क्या कहा जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर रहता है तो इसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन इसको कहते हैं। सत्य विलयन। तो ये क्या हो गया? सस्पेंशन है। अगर क्या है, बालू को पानी में आपने घोला, थोड़ी देर बाद वो नीचे बैठ गया, तो एक तरह का तो ये विलयन हो गया। एक विलयन और भी होता है इसी वक्त, जान लीजिए। अगर आप देखिए किसको पानी और तेल लेकर के इसे हाथ से मिला दीजिए, तेल पनिया जिसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं कोलॉइडी विलयन। इसी तरह से है, आप देखो वसा या फैट जिसको कहते हैं, फैट प्लस पानी H2O, या कहिए वसा प्लस H2O, यानी दूध जिसको आप कहते हो। दूध क्या है? ये वसा घुली होती है पानी में, वसा और पानी का मिश्रण होता है जिसमें आप देख रहे हो दूध। कुछ देर आप रख दीजिए तो आप देखोगे ऊपर का दूध आप पीजिए तो ज्यादा मीठा लगता है, और पेंदी में जो नीचे दूध रहता है वो उतना अच्छा नहीं लगता है।
तो इसलिए जो दूध खरीदने वाले होते हैं वो ग्वाला क्या जाते हैं तो कहते भैया पूरे बर्तन को हिला करके तब दूध हमको दे, ताकि वो क्या होता है ये ढंग से इसके हर जगह का, जैसे शरबत आपने बनाया चीनी पानी में घोला, तो आप चाहे इस ऊपर से चखिए चाहे नीचे चाहे बीच में, कहीं से उतना ही मीठा हर जगह लग रहेगा। तो इसको कहते हैं समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, या इसको कहते हैं सत्य विलयन। दूसरा क्या हो गया, आपने देखा ये बालू को पानी में आपने घोला तो आपने देखा या पीली मिट्टी पानी में आपने घोल दिया जिसको आप कहते हो कीचड़ हो गया। अब उसके बाद थोड़ी देर के बाद पीली मिट्टी को का जो पानी में घोल है उसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, घंटा 2 घंटा के लिए, आप देखोगे पीली मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर रह जाता है। तो ये हेटेरोजीनियस या विषमांगी मिश्रण हो गया। अब इसको क्या कहते हैं, सस्पेंशन। ये थोड़ी देर तक बालू पानी में रहता है, उसके बाद कुछ देर बाद नीचे बैठ जाता है। फिर ये क्या होता है, एक तरह का और विलयन है, ये दूध और पानी है, ये मिला हुआ है। गोंद को पानी में घोलिए, गोंद प्लस पानी, ये भी क्या है, इसको कहते हैं कोलाइडी विलयन। रक्त क्या है, रक्त में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, और उसमें क्या होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, ये सब कण होते हैं। डब्ल्यूबीसी ये सब कण उसमें घुले होते हैं, और भी चीजें घुली होती है। ये क्या होती हैं, ये रक्त क्या है, ये भी कोलाइडी विलयन है। ये भी कुछ देर के बाद रखिए थक्का बन करके अलग हो जाता है, उसमें जो प्लाज्मा होता है पीले रंग का वो अलग हो जाता है। तो इसको हम सबको क्या कहते हैं, ये कोलाइडी विलयन इसको कहते हैं, कोलाइडी। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, पानी और चर्बी, पानी और वसा, पानी देखे रहे हैं ना, फैट जिसको कहते हैं, इसके मिश्रण को हम लोग दूध कहते हैं। दूध क्या है, कोलाइडी विलयन है। मट्ठा क्या है, कोलाइडी विलयन है। गोंद को पानी में हमने घोला, ये कोलाइडी विलयन है। प्लाज्मा ये रक्त हम लोगों का जो है ये कोलाइडी विलयन है। तो ये सब कोलाइडी विलयन है। ये ऐसे विलयन है, ये आर पार इनकी हम दिखाई नहीं, इनका दिखाई पड़ता है। आप देखो सत्य विलयन में आर पार ये लगभग ट्रांसपेरेंट होता है कभी कभी अधिकतर। और चीनी ये बालू और पानी का मिश्रण भी समांगी है, इसको सस्पेंशन कहा जाता है। अब ये ध्यान में रख करके यहाँ बात आती है, यहाँ हो रहा है इन सोल्यूशन ऑफ मास सॉल्वेंट इज, यहाँ जब कहा गया सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन के पहले कुछ नहीं कहा गया, कोलाइडी सॉल्यूशन है कि सस्पेंशन है या ट्रू सॉल्यूशन है, तो उसको आप ट्रू सॉल्यूशन समझोगे। जब सिर्फ सॉल्यूशन लिखा रहा है तो समझोगे ट्रू सॉल्यूशन, यही समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण को, ये समांगी मिश्रण के 2 भाग होते हैं, विलयन के 2 भाग होते हैं। एक को कहते हैं विलेय, दूसरे को विलायक। ध्यान से देखिएगा, अगर 6, 7 में नहीं पढ़े हो हमसे दोहरा लो, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक। हिंदी में ध्यान से देखिए, या के माने होता हो जाने वाला, का माने करने वाला। जैसे आप लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक पढ़ते थे, तो ये विलेय या के माने हो जाने वाला, का के माने कर देने वाला। तो विलेय चीनी क्या है, विलेय ये घुल जाता है, पानी क्या घोलने का कार्य करता है। तो पानी क्या है, विलायक है, चीनी क्या है, विलेय है। दिमाग में यही चीनी पानी का सर्वस हमेशा ध्यान में रखोगे, समझ में आएगी बात। तो ये हो गया विलेय, हो गया विलायक। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सोल्यूट और इसको कहते हैं सॉल्वेंट। लिखते भी चलिए साथ साथ इसको, सोल्यूट, मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, सोल्यूट, इसको कहते हैं सॉल्वेंट, SOLVENT, सॉल्वेंट। अब ना कभी भूले, देखिए इन ए सोल्यूशन मास ऑफ, मास माने द्रव्यमान, सॉल्वेंट इज 370 ग्राम। इसमें जो पानी की मात्रा है ये सॉल्वेंट हो गया, पानी कितना है, सॉल्वेंट जिसको हमको कहते हैं, बराबर है 370 ग्राम, 370 ग्राम। और इसमें क्या घुला हुआ है, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट माने चीनी मान लो घुली हुई है, ये चीनी जिसको हम लोग सोल्यूट कहेंगे। यह विलेय कितना घुला हुआ है, 30 ग्राम, कितना 30 ग्राम घुला हुआ है। अब ये एक विलयन बन गया। अब विलयन में कुल मात्रा देखो, विलयन की कुल मात्रा निकालिए यहां पर, विलयन की कुल मात्रा
दो चीजों से मिलकर बना है, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 400, 30 जोड़िए 400 ग्राम हो गया। ध्यान से देखिए ये विलेन, इस 400 ग्राम कुल विलेन की मात्रा हो गई। विलेन की मात्रा में कितना घुला हुआ है, 30 ग्राम चीनी है। तो कहा जाता है इस विलेन की सांद्रता बताइए, गाढ़ापन बताइए कि वो शरबत गाढ़ा है कि फीका है, क्या है। तो कैसे सांद्रता निकाली जाती है, इसको दिया हुआ प्रतिशत, दिया हुआ प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत, ये प्रतिशत बताता है कि 100 ग्राम में हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे चूंकि 400 ग्राम विलेन, 400 ग्राम सॉल्वेंट या कहो विलेन रखता है, क्या कंटेन्स 400 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स, चाहे कहो 400 ग्राम विलेन रखता है 30 ग्राम सोल्यूट, 30 ग्राम विलेय। 400 ग्राम विलेन, विलायक नहीं, विलेन रखता है 300 ग्राम सोल्यूट, देयरफॉर 100 ग्राम विलेन रखता है कितने के, 100 पे निकालेंगे, प्रतिशत कहता है, प्रति माने एक, शत माने सब। अब जानते हैं नीचे वाली गिनती को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे कर देते हैं। 100 गुणे 30 बटे 400, ये दोनों जीरो कट गया, बटा कितना 30 बटा 4 बराबर हो गया 4 सते 28, 2 30, दशमलव बढ़ाया, शून्य उतारा, हो गया 20, 4 पंचे 20, 7.5%। ये क्या हो गया, बी इज करेक्ट। लिख लीजिए जल्दी से, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। शुरुआत में अगर आपके समझ में नहीं आया तो बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया दर्जा 6 में ही विलेन और विलेय विलायक के सब पढ़ाया जाता है। ये होमोजीनियस समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण क्या होता है ये सब आप जान लीजिए। जो अधिक संख्या में होता है, देखिए अधिक मात्रा में रहने वाला, अधिक मात्रा में रहने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। कम मात्रा में रहने वाला विलेय कहलाता है। जैसे देखिए जी, चीनी कम मात्रा में, पानी ज्यादा शरबत में, तो हम लोग शरबत कहते हैं। उदाहरण याद रखिए, शरबत में क्या है, चीनी कम मात्रा में, पानी अधिक मात्रा में। जो अधिक मात्रा में पानी, तो उसको हम कहेंगे विलेय। इसी तरह से एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे अगर पानी या चीनी ज्यादा है, भीगी हुई चीनी जिसको आप कहोगे, तो भीगी हुई चीनी में चीनी अधिक है और पानी कम है, H2O उसमें कम है, तो ये भी एक विलेन है। ये समांगी विलेन ये भी है, लेकिन ये क्या है, इसमें चीनी क्या है, विलायक है, घोलने का काम कर, अधिक मात्रा में है। पानी क्या, विलेय है। इसको ध्यान देखो, विलेय है। ये अब समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप देख रहे हो बादल, बादल देखते हो, या धुआं देखिए, धुआं है, बादल है, ये सब क्या है, धुआं। आप देखते हो धुआं में क्या है, ये कार्बन के कण है, ये वायु के कण में बिखरे हुए है। वायु ज्यादा है, कार्बन कम है, तो ये विलेय है, ये विलायक है। हालांकि यह सत्य विलेन नहीं है। ये कैसा है, ये कोलाइडी विलेन है, धुआं। ये बादल जो होता है ये भी कोलाइडी विलेन है, धुआं है, बादल है, ये गर्द गुबार हवा में है, ये सब कोलाइडी विलेन है। तो अधिक मात्रा में रहने वाले को हम विलायक कहेंगे, कम मात्रा में जो रहा है उसे हम विलेय कहेंगे या सोल्यूट कहते हैं। जल्दी से लिखो, देखो ध्यान से होगा, कर कुर्सी से हुआ अल्लाह मिटा रहे हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी सेम टू सेम उसी तरह से है। आप देखिए लगा पाएंगे कि नहीं। देखिए इफ 20 ग्राम साल्ट इज प्रेजेंट, साल्ट को कहते हैं नमक या लवण। लवण किसे कहते हैं? धन तथा ऋण मूलकों के संयोग से बना यौगिक लवण कहलाता है। जैसे हमने कहा ये सोडियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब क्या है? धनायन है। ऋणायन क्या है? क्लोराइड आयन है, फ्लोराइड आयन है, सल्फेट आयन है, ये सब ऋण आयन है, ऋण मूलक है सब। कार्बोनेट है, इस तरह से तमाम मूलक है। किसी एक धन मूलक को ऋण मूलक से मिला दीजिए तो जो यौगिक बनता है उसे हम लोग लवण कहते हैं या साल्ट कहते हैं। तो ये क्या है? क्या कहोगे? धन तथा ऋण मूलकों के संयोग से बना पदार्थ साल्ट या लवण कहलाता है। ये धन मूलक है, ये है ऋण मूलक है। ठीक, धन मूलक तथा ऋण मूलक के संयोग से बना पदार्थ लवण या साल्ट कहलाता है। करा कोई साल्ट है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग जो नमक खाते हैं उसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम धन है, ये ऋण दोनों के मिलने से बन गया सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम सल्फेट से मिल जाए, कार्बोनेट से मिल जाए तो कहते हो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जिसको हम लोग धामन सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा कहते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम को सल्फेट से मिला दीजिए, ये बन गया मैग्नीशियम सल्फेट। इसको मैग सल्फ हम लोग कहते हैं, फोड़ा वाला हो जाता है, इसको रख के बांध देते हैं ताकि फोड़ा दब जाए। ये फिर हम जानते हैं कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है। ये कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, ये हम लोगों के क्या होता है? ये कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस जिससे बनता है, हड्डी टूट जाती, बांधने के लिए उपयोग किया जाता है, यह सब लवण है। यानी धन तथा ऋण मूलकों के संयोग से बना नया यौगिक क्या कहलाता है? लवण या साल्ट कहलाता है। तो कह रहा कोई साल्ट है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कोई एक साल्ट 20 ग्राम है, साल्ट 20 ग्राम किसमें है? 200 ग्राम सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट मान ले पानी, समझो कोई सॉल्वेंट नाम नहीं दिया है तो आप मान लीजिए कुछ भी, पानी हो, अल्कोहल हो, बेंजीन हो, कोई चीज हो सकता है, मिट्टी तेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सॉल्वेंट कितना है? ये सॉल्वेंट माने विलेय, सॉल्वेंट कितना? विलेय बराबर है 200 ग्राम। और इसमें जो घोला जा रहा है ये है कितना? 20 ग्राम। ये 20 ग्राम घोला गया, मान लीजिए क्या है? ये क्या है? विलेय है। कितना? ये विलेय बराबर है 20 ग्राम। विलेय माने नमक, मान लीजिए इसमें घोला गया, चीनी या नमक, कुछ भी, नमक, ये इसमें करा घोला गया। कहता कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज, तो इस विलेन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। फिर वैसे ही आप करोगे, सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का द्रव्यमान कितना हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन, विलेय धन विलायक दोनों जोड़ लोगे, 200 प्लस 20 बराबर हो गया 220 ग्राम। 220 ग्राम। अब कहोगे चूंकि परसेंटेज में भी दिया 10%, 20%, 50%, 0.9%, कहोगे चूंकि 220 ग्राम सॉल्यूशन या विलेन रखता है, कंटेन्स, क्या कहोगे? रखता है कितना? 20 ग्राम सोल्यूट, 20 ग्राम साल्ट, 20 ग्राम लवण। देयरफॉर, इसलिए 100 ग्राम विलेन रखता है कितने के? नीचे वाली गिनती को ऊपर कीजिए, 100 बटा 220 गुणे 20, ये 0 0 कट गया, 2 22 11 से भाग दीजिए 100 में, 11 9 99 और 1 100, फिर दशमलव बढ़ाया, 9 1 9 1 10, फिर 9 1 9 9.11, 9.11 कहीं नहीं, ये 0.9 है। तो ये आप मानोगे 9 से बढ़ती, कहोगे 10%, यही सही है, ये सही है। क्या हो गया? इतना परसेंट।
चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, 2 ml of acetone is present in 45 ml aqueous solution। अब की जरा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इसमें उसने घुमा दिया, लोग धोखे पड़ जाएंगे। जैसा कि अभी आपने ये विलेय था, ये विलायक नहीं है, ये विलयन है। ये 45 ml क्या है? विलयन है। इन एक्वस सॉल्यूशन कह रहा है, सॉल्वेंट नहीं कह रहा, अभी तक सॉल्वेंट था। अब ध्यान से देखिए कैसे लगाना इसको। ये कह रहा है ये कोई बर्तन है, बीकर मान लीजिए, ये 45 ml है कुल, ये पूरा सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये वॉल्यूम है, मास के बजाय वॉल्यूम दे दिया है, कोई फर्क नहीं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन इज इक्वल टू 45 ml, ये हो गया। 2 ml ऑफ एसीटोन, इसमें एसीटोन घोला जा रहा है। क्या है ये? एसीटोन। ये सोल्यूट है, ये थोड़ी मात्रा में एसीटोन, ठीक है। एसीटोन का केमिकल फार्मूला क्या है? CH3COCH3, इसको कहते हैं एसीटोन। ये भी एक लिक्विड है, इस लिक्विड को इसमें घोला गया, तो एसीटोन को घोला गया। वॉल्यूम ऑफ एसीटोन इज इक्वल टू 2 ml। अब इसमें 45 और 47 नहीं जोड़ दोगे, ये 45 क्या है? ये पानी प्लस एसीटोन है, H2O प्लस एसीटोन, दोनों मिला करके है 45 ml, इसलिए दो जोड़ने की जरूरत इसमें नहीं है। अब परसेंटेज निकालिए इसकी कंसंट्रेशन। कहोगे चूंकि 45 ml सॉल्यूशन है, विलयन है, कंटेन्स रखता है 2 ml, 2 ml एसीटोन, 2 ml एसीटोन, देयरफॉर 100 ml, अगर 100 ml विलयन हो तब कितना रहेगा? नीचे वाली गिनती को ऊपर कीजिए, 100/45 बगल वाले का गुणा कर दीजिए। 5 9 45, 5 20 100 बराबर हो गया 40/9। 9 से भाग दीजिए, 9 चौक 36, 4 40, फिर 9 चौक 36, 4.4 क्या है? एको है इसमें, ये ए इज करेक्ट, 4.4%। यहां आपने देखा दोनों में फर्क, इसमें विलेन कह दिया था सॉल्यूशन, उसमें विलायक कहा था। यही ध्यान देना है, वरना सवाल गलत हो जाएगा। लगा लीजिए, लगाओ। ये बनवाइए, साथ साथ चित्र भी बनाया कीजिए, जिससे मैटर ज्यादा क्लियर हो जाता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड। किसी यौगिक की विलेयता के संबंध में, किसी यौगिक की विलेयता, यौगिक जानते होगे, किसी यौगिक की विलेयता के संबंध में से रिलेटेड, के संबंध में क्या सत्य है? व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज ट्रू अबाउट दी, अबाउट माने के बारे में, से संबंध में, सॉल्युबिलिटी माने विलेयता ऑफ ए कंपाउंड, यौगिक के। यौगिक जानते हो किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बना, दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से बना ऐसा नया पदार्थ यौगिक कहलाता है, जिसके गुण उसके अवयवी पदार्थों के गुणों से भिन्न होते हैं।
जैसे एक पदार्थ है हाइड्रोजन गैस, दूसरा है ऑक्सीजन गैस, इसको आपने मिलाया तो बन गया H2O, ये बन गया। ये H2O आप देख रहे हो, H2O ये क्या है? ये यौगिक है। ध्यान से देखिए, यौगिक है। ये क्या है? ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी एक यौगिक है। ये क्या है? ऑक्सीजन, ये भी यौगिक है। किससे बना? दो ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर के बना है। ये हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से मिलकर के बना है। तो यह दो से अधिक परमाणुओं के जैसे एक ये हाइड्रोजन परमाणु है, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है, दोनों मिलकर के हाइड्रोजन गैस बनाती है, यौगिक हो गया। दोनों में फर्क देखिए, ये क्या है? परमाणु है, या आइटम है, ये भी परमाणु है। दो परमाणुओं ने मिलकर बना, इसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन दोनों परमाणु में मिलकर के O2 गैस बनाता है, ये यौगिक है। कंपाउंड है, ये भी परमाणु, ये भी आइटम, ये भी आइटम। दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से बना यौगिक, बना नया पदार्थ यौगिक कहलाता है, जिसके गुण अवयवी पदार्थों या अवयवी परमाणुओं के गुणों से भिन्न होते हैं। ये पानी आप देख रहे हो, पानी का गुण क्या है? पानी ये क्या करता है? आग बुझाने का काम करता है, आग के बुझाने का काम करता है। और हाइड्रोजन क्या करती है? आग लगाने का काम करती है। गुण भिन्न हो गए। दूर ही पे हाइड्रोजन हो आपके 50 यानी 10, 15, 20 मीटर दूर हो, आपके पास हाइड्रोजन हो तो इतनी दूर से आग पकड़ लेती है। ऑक्सीजन क्या है? ये आग के जलाने में सहायता करती है। आग न जल रही तो आप पंखा झलते हो, जिससे कि वो आग जलने लगती है ऑक्सीजन पा करके। तो ऑक्सीजन का गुण है आग को जलाने में सहायता करना। हाइड्रोजन का है तेजी के साथ, विस्फोट के साथ जलना। तो ये इसके गुण। और पानी का गुण क्या? आग को बुझाना। इसका गुण भिन्न हो गया। पानी का गुण क्या है? ऑक्सीजन का गुण है सांस लेने में सहायता करना। और पानी का गुण क्या है? सांस को बंद कर देना। नाक में पानी डाल दीजिए तो लोग कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब बोलो, एक चुल्लू पानी डाल दीजिए नाक में, मर जाएगी। तो देखो इसका गुण उल्टा है। हाइड्रोजन को खुला छोड़ दीजिए तो ऊपर गुब्बारे में भर के देखो उड़ता चला जाता है। पानी को स्वतंत्र छोड़ दे तो नीचे जमीन में घुसता चला जाता है। तो उल्टा गुण है इसका। तो इसीलिए यौगिक की परिभाषा ही की जाती है दो या दो से अधिक परमाणुओं। देखो हाइड्रोजन के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, 4 2 6 परमाणु बनाता है यौगिक। पानी के 2 अणु बनाता है। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से बना ऐसा नया पदार्थ यौगिक कहलाता है, जिसके गुण उसके अवयवी पदार्थ। ये अवयव है, ये अवयव है, अवयवी है, कॉम्पोनेंटल है, अवयवी ये है। अवयवी पदार्थों के गुणों से भिन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक या कंपाउंड कहते हैं इसको। ये क्या है? कंपाउंड। ये हाइड्रोजन ये तत्व है। परमाणु तत्व, परमाणु किसे कहते हैं? किसी तत्व का वो सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। किसी तत्व का वो सूक्ष्मतम कण उसका परमाणु कहलाता है, जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, लेकिन उसे किसी भी रासायनिक विधि द्वारा और छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। और सरल कणों में, सरल कणों यानी छोटे टुकड़ों में बांटा नहीं। जैसे लोहा है तो ये पी क्या कहते हैं? लोहे को बारीक पीस डालिए, सबसे महीन टुकड़ा जो होता है ये, उसको कहेंगे लोहे का एक परमाणु, जिसको आंख से आप नहीं देख पाओगे, तो छोटा होता है। इस लोहे में लोहे के सभी गुण होते हैं। इसमें चांदी का गुण नहीं आएगा, सोने का गुण नहीं आएगा, हाइड्रोजन का गुण नहीं आएगा, ऑक्सीजन का गुण, इसमें सब क्या है? लोहे का ही गुण रहेगा। लेकिन इसको हम चाहे और छोटा कर दे, पूरी दुनिया की ताकत इस पर लगा दो और छोटा नहीं कर पाओगे। उसी को परमाणु कहा गया। परम अणु, परम माने आखिरी, जिसे कहते हैं परम आत्मा, परमात्मा। आत्मा हम लोग की, उसके बाद कहते हैं परम आत्मा। हमारे ऊपर कौन है? बाप है, दादा है, परदादा है। आखिर में कहते हैं जो आखिरी आत्मा है उसी को परमात्मा, आखिरी आत्मा यानी ईश्वर। फिर उसको और टुकड़ों में नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे ही ये परमाणु है। तो परमाणु क्या है? किसी तत्व का वो सूक्ष्म कण, जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, लेकिन उसे किसी भी रासायनिक विधि द्वारा, रासायनिक विधि ध्यान रखिए, हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय कहा जाता था किसी भी विधि द्वारा नहीं होगी, अलग किया जा सकता है। 1965 में जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे तो परिभाषा यही पढ़ते थे। आज परिभाषा बदल गई, क्योंकि अब
देखा गया कि परमाणुओं को नाभिकीय विधि द्वारा और छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है। न्यूक्लियर विघटन, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन नाभिकीय विघटन द्वारा उसको भी छोटे टुकड़े में, इसलिए परिभाषा में अब क्या है, रासायनिक विधि द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा और छोटे टुकड़ों में, भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा और छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। ये हो गया यौगिक। अब आइए देखिए किसी यौगिक की विलेयता के संबंध में क्या सत्य है। अब आइए फिर उस पर, ये क्या है, ये मान लीजिए पानी है शरबत पर, फिर आइए ये है चीनी, क्या है, इसको आप कहते हो चीनी, इसमें घोली जाएगी। चीनी क्या है कि यौगिक है। चीनी का सूत्र आप जानते हो, C12H22O11, ये चीनी का सूत्र है। ये एक यौगिक है, कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 परमाणु, ऑक्सीजन के 11 परमाणु मिलकर के चीनी का एक अणु बनाते हैं। ये है विलेय, क्या ये विलेय, ये पानी है विलायक, सोल्यूट और सॉल्वेंट, ये है विलायक। अब कह रहा है विलेय और विलायक के संबंध में क्या बात सत्य है, क्या बात सत्य है। अब देखिए ध्यान से, आप ये अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं, आप क्या देखते हैं, इसे पहली बात देखिए, कह रहा है व्हाट इज ट्रू अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड, चीनी की घुलनशीलता, विलेयता माने घुलनशीलता के बारे में क्या सत्य है। पहला कह रहा है सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ जाती है, ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ जाती है, विलेयता बढ़ जाती है। अब क्या कीजिए, चीनी थोड़ा सा पानी में घोलिए, उसके बाद उसको चलाते रहिए चम्मच से, देखोगे एक अवस्था ऐसी आती कि चीनी का घुलना बंद हो जाता है। लेकिन पानी को थोड़ा ले जाकर के गर्म कर दीजिए, गर्म करने के बाद देखोगे उसमें फिर चीनी थोड़ा और डाल के हिलाए, फिर घुल जाता है। तो इससे हो गया कि ताप बढ़ा देने से विलेयता बढ़ जाती है। ये करेक्ट है, ये सही है। किसी विलेयन के बारे में ताप अगर आप बढ़ा दें तो विलेयता बढ़ जाती है। दूसरी बात आता है सॉल्युबिलिटी रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय प्रेशर, दाब बढ़ाने से विलेयता अप्रभावित रहती है, दाब बढ़ाने से या घटाने से विलेयता अप्रभावित रहती है, विलेयता अप्रभावित रहती है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अप्रभावित रहती है। जैसे ये आपने क्या किया, चीनी को पानी में घोला, इसके ऊपर आप दबाव बढ़ाइए तो दाब बढ़ाने से विलेयता कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दाब बढ़ाने से, दाब का मतलब जैसे वायुमंडलीय दाब आज कम है, कभी ज्यादा हो जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है। तो वायुमंडलीय दाब, ये जो हवा इस पर ऊपर से नीचे दाब डाल रही है, इसको कहते हैं हम लोग वायुमंडलीय दाब या दाब। ये वायु ऊपर से दाब डालती है, तो ये दबाव बढ़ा देने से दाब कब घटता बढ़ता है, जब हवा नहीं चलती है, कहते हैं दाब बहुत कम हो गया, तब आंधी या तूफान आने की संभावना व्यक्त की जाती है। और दाब कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो दाब बढ़ाने या घटाने से विलेयता, यानी जो चीनी आप घोलोगे पानी में वो उतना घुलेगा, तो विलेयता पर ताप का प्रभाव, कोई दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी सही है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है, गैसों की विलेयता, विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है, यह भी सही है। कैसे घटती है, ध्यान दीजिए कैसे घटती है। आप लीजिए ये मान लीजिए बोतल है ठंडा का, ये ठंडा बोतल आप रखते हैं, इसमें कहाँ रखते हैं, ये ठंडा बोतल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और शरबत का मिश्रण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और शरबत का मिश्रण होता है, इसी को हम लोग ठंडा कहते हैं। इसको क्या किया जाता है, ठंडे में बर्फ में रखा जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड इस पानी में घुली रहती है, पानी का मिश्रण है ये। अब क्या क्या, अगर इसको हम गर्म कर दें तो ये बड़ी तेजी के साथ बाहर निकलती है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हो,
बर्तन में पानी लीजिए और उसको आप हीटर पर या कहीं रखिए। आप देखोगे कि इसमें धीरे धीरे से कुछ बुलबुले महीन महीन कुछ दिखाई पड़ते हैं। वो क्या है, वायु के कण है, और ये वायु के कण धीरे धीरे से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है, इसमें गैस घुली होती है, ऑक्सीजन गैस इसमें घुली रहती है पानी में। आप जानते हो पानी में ऑक्सीजन गैस ना हो तो मछलियां या जलीय जीव मर जाए। तो ये क्या होता है, ताप बढ़ा देने से क्या होता है, गैसों की घुलनशीलता घट जाती है, गैसें कम घुलती है। तो ताप बढ़ाने से गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। ये रहा, तो ऑल दी अबव, ये डी करेक्ट है। कह रहा है कि एक कोल्ड ड्रिंक है, मान लीजिए आपके पास बोतल है। कह रहा है इसमें मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, शरबत होता है, उसमें CO2 गैस घोल दी जाती है। तो कह रहा है CO2 की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। CO2 से क्या फायदा होता है, ये पेट में जाकर के ठंडी पैदा करता है, तो इसीलिए इसको लोग पीते हैं। वैसे ये हानिकारक होता, नहीं पीना चाहिए, क्योंकि CO2 क्या है, आपने पढ़ा होगा, ये कैसी है, प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है, जहरीली होती है, हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन लोग पीते हैं फिर भी। तो क्या होगा, इसको नहीं पीना चाहिए। CO2 क्या है, ये उसमें लिखा हुआ, तमाम शोध के बाद भी बताया जाता है कि हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग फैशन में आकर के इसको पीते हैं। जैसे लोग शराब पीते हैं, जानते हैं हानिकारक है, तंबाकू खाते हैं, जानते हैं हानिकारक है, सिगरेट पीते हैं, जानते हैं हानिकारक है, ऐसे ही ये ठंडा पीते हैं, जानते हैं हमारे फैशन के कि हम तो बड़े आदमियों के गोल में आ गए, ठंडा पीते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं, जबकि ये बहुत हानिकारक है। उसी तरह हानिकारक जैसे सिगरेट और तंबाकू सब हानिकारक है। आइए, कह रहा कोल्ड ड्रिंक में CO2 की विलेयता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। एक कह रहा है ताप कम करके बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर
टेम्परेचर, ताप को कम करके, दाब बढ़ा करके, बाई इंक्रीजिंग प्रेशर, दाब बढ़ा करके। सी क्या है? दाब कम करके, दाब कम करके। डी, दोनों ए तथा बी, दोनों ए तथा बी। क्या सही है? ए डी करेक्ट है। कैसे करेक्ट है देखा, ये क्या है, इसमें कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस घोली जा रही। CO2 एक गैस है, ये लिक्विड है। गैस अभी मैंने बताया कि अगर हम गर्म कर दें, ताप बढ़ा दें, तो गैस इसमें से निकल करके बाहर भाग जाएगी। जैसा कि आपने देखा, बर्तन में पानी रख करके गर्म कीजिए तो उसमें जो वायु के बुलबुले हैं वो बाहर निकल के भाग जाते हैं। तो ये होता है गर्म करने पर। तो ये कह रहा ताप कम करके, ताप अगर आप कम कर दीजिए तो इसमें CO2 और ज्यादा घुल जाएगी, ये करेक्ट है। बी कह रहा दाब बढ़ा करके, CO2 का दाब बढ़ा दीजिए तो इसमें ज्यादा घुल जाएगी गैस। तो ये दोनों सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। तो किसी विलयन में गैस की सांद्रता को बढ़ाया जा सकता है। अगर हम ताप कम कर दें तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, दाब बढ़ा दें तो सांद्रता बढ़ जाती है। तो ये दोनों सही है। तो इस पर नहीं टिक करोगे, डी वाले पर टिक करोगे। ए और बी दोनों करेक्ट है। Which of the following is an example of physical change? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ये कह रहा है कागज का जलना, बर्निंग ऑफ पेपर, कागज का जलना। बी क्या है? पानी का जमना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का जमना। सी खाने का पकना, कुकिंग ऑफ फूड, खाने का पकना। डी क्या है? लोहे पर जंग लगना। क्या होना? लोहे पर जंग लगना। जंग लगना कौन विधि होती है? ऑक्साइड का बनना, ऑक्साइड का बनना, कन्वर्जन ऑफ आयरन into iron oxide, iron oxide। अब आइए देखिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है जिसको पुनः मौलिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता, जिसमें नए बने पदार्थ को मौलिक अवस्था में, पुरानी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें नया बना पदार्थ अपनी पुरानी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है।
यानी जो उत्कर्मणीय नहीं होता, अनुत्कर्मणीय होता। अनुत्कर्मणीय देखिए कैसे, अनुत्कर्मणीय, नॉन रिवर्सिबल। क्या होता है? नॉन रिवर्सिबल। ये पता, रिवर्सिबल है, नॉन रिवर्सिबल। तो जो अनुत्कर्मणीय होता है उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, और उत्कर्मणीय प्रक्रियाओं को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उत्कर्मणीय कैसे? उत्कर्मणीय अनुत्कर्मणीय समझिए। जैसे आपने गेहूं का एक बीज बोया, बीज से जम करके पौधा बन गया, 3-4 पत्तियां आ गई, या अंकुरित हो गया। अब इस पौधे को आप क्या कीजिए, इसमें आपने क्या मिलाया था? बीज को। कैसे पौधा बना? पानी आपने उसमें मिलाया, ऊष्मा मिलाया, प्रकाश जिसको कहते हैं, प्रकाश, ये सब मिल करके बन गया पौधा। क्या बना? बीज क्या बना? प्लस पानी प्लस प्रकाश प्लस मिट्टी में जो खनिज लवण है वो सब मिला करके, खनिज ये सब मिला करके बना एक पौधा। अब आप चाहिए कि इस पौधे को हम फिर से इसमें क्या करें? इसको सुखा दें। जैसे पानी उसमें आपने दिया, प्रकाश डाला, तो कहो इसमें से हम पानी निकाल दे पौधे में से, तो फिर से बीज बन जाए? नहीं बने। ये हो गया अनुत्कर्मण। इसको उल्टा नहीं किया जा सकता। आप देखिए इसका उल्टा है। आपने बल्ब को जलाया, बल्ब हो गया, फिर क्या हो गया? ये अप्रकाशित बल्ब है, अप्रकाशित। और बल्ब ये जलता हुआ बल्ब हो गया। बल्ब क्या है? प्रकाशित। क्या किया आपने? आपने स्विच ऑन कर दिया, बल्ब गर्म होकर के, लाल होकर के चमकने लगा, प्रकाश देने लगा। आपने स्विच ऑफ कर दिया, ये स्विच सिर्फ आपने यहाँ किया था, यानी विद्युत धारा का प्रवाहित करना बंद कर दिया आपने। आपने देखा बल्ब फिर अप्रकाशित, जो कि त्यों अवस्था में आ गए। तो हम कहते हैं ये भौतिक परिवर्तन है। परिवर्तन का कारण हटा लेने पर वस्तु अपनी पुरानी अवस्था में लौट आना, मौलिक अवस्था में लौट आना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन का कारण यह स्विच था, परिवर्तन का कारण यहाँ पानी, ऊष्मा, प्रकाश था। तो परिवर्तन का कारण हटा लेने पर यदि वस्तु अपनी पहली अवस्था में आ जाती है तो उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और देखिए, जैसे आपने चीनी को पानी में मिला दिया तो बन गया शरबत। अब शरबत को अगर आप गर्म कर दें तो पानी अलग हो जाएगा, चीनी फिर आपको मिल जाएगी। तो यह भौतिक परिवर्तन है। परिवर्तन का कारण आपने हटा लिया, इस शरबत में से पानी को निकाल दिया। ऐसे निकालोगे, गर्म कर दिए, पानी बाहर निकल जाएगा। उसको चाहे इकट्ठा कर ले तो चीनी फिर मिल गई। इसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। शरबत का बनना भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, ये हो गया। भोजन का पचना, भोजन का पचना, भोजन का पचना, भोजन पच करके पैखाना बन गया, ऊर्जा बन गई, विटामिन, प्रोटीन बन गया, जिसको हमारी कोशिकाओं ने अवशोषित कर लिया। अब चाहो पैखाना फिर से भोजन बन जाए तो नहीं बनेगा। तो भोजन का पचना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन, इसको उत्कर्मणीय है। क्या ये? उत्कर्मणीय। ये अनुत्कर्मणीय, रिवर्सिबल इसको कहेंगे, इसको नॉन रिवर्सिबल। तो नॉन रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। बीज का पौधा। अब आइए देखिए, बीज से क्या है? दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। दूध से दही आपने बनाया, कैसे बनाया? उसमें आपने क्या मिला? एसिड मिला दिया, खट्टी चीज। तो दूध से एसिड मिलाया आपने, दही बन गया। अब दही में से आप एसिड निकाल दीजिए, फिर दूध नहीं बनता है। तो दूध से दही का बनना ये क्या है? केमिकल चेंज है। ये कन्वर्जन ऑफ आयरन आई है। ये आयरन है या फिर ये वायुमंडल के ऑक्सीजन से या पानी के ऑक्सीजन से क्रिया करता है। ये H2O से क्रिया, जंग लगना है, मूर्छा लगना जिसको आप कहते हो। ये क्या बनाता है? Fe3O4 बना लेता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो इसको कहते हैं, यह है आयरन ऑक्साइड। इसको कहते हैं जंग या मूर्छा कहते हैं इसी को। तो ये हो गया क्या? इसमें से अब अगर ऑक्सीजन निकाल दो फिर लोहा नहीं बनता है।
ये रासायनिक क्रिया जिसको कहते हैं, जितनी रासायनिक क्रियाएं हैं सब की सब क्या है, क्या है, केमिकल चेंज है। तो ये है दूध, लोहे से जंग लगना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। ये बर्निंग ऑफ पेपर, ये केमिकल चेंज है। पेपर का मतलब सूत्र है कार्बन, जलना है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में से आप ऑक्सीजन अलग करके फिर से कार्बन नहीं बना पाओगे, इसलिए पेपर का जलना केमिकल चेंज। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि आपने पानी को ठंडा कर दिया, बर्फ बन गया, फिर गर्म कर दीजिए, फिर पानी बन गया, तो ये है फिजिकल चेंज। भाई बैठ जाओ। अल्लाह।
Which of the following is false regarding chemical change? रासायनिक परिवर्तन से संबंधित ये 4 कथन दिए हैं ABCD में से कौन सा परिवर्तन, कौन सा कथन असत्य है? कह रहा कौन सा कथन सत्य नहीं बोल रहा, कह रहा इट इज इरिवर्सिबल, अनुत्कर्मणीय। अभी मैंने बताया कि रासायनिक परिवर्तन अनुत्कर्मणीय होता है, इसको उल्टी दिशा में नहीं लाया जा सकता है, यानी दही से दूध नहीं बन पाएगा, जमे हुए अंकुरित बीज से फिर से बीज नहीं बन पाएगा, पौधा बन जाए जम करके फिर उससे बीज नहीं बन पाएगा। इट इज ए रिवर्सिबल, तो यह सही है। इट इज ए रिवर्सिबल बने उत्कर्मणीय, तो ये उत्कर्मणीय नहीं है, ये गलत है। उत्कर्मणीय क्या है? ये गलत है। टोटल मास रिमेन्स अनचेंज, संपूर्ण द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता। कैसे अपरिवर्तित रहता है? जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर के आपने बनाया पानी H2O, तो हाइड्रोजन का मान लीजिए कितना ग्राम है? 2 ग्राम हाइड्रोजन आपने लिया। ऑक्सीजन क्या परमाणु भार 16 होता है, 16 गुना 32 ग्राम आपने लिया, 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया, कुल मिलाकर के द्रव्यमान हो गया 34 ग्राम। कितना हो गया? ये संतुलित कर लीजिए, 2H2O इतना हो गया, 4 हाइड्रोजन इतना हो गया, ये हो गया 2 2 4 ग्राम, ये हो गया 32 ग्राम, 32 4 36 ग्राम कुल हो गया। इसको जोड़िए, ये 2 छोटे कोस भी से कर दीजिए, हाइड्रोजन का होता है 1 तो 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, बराबर हो गया 2 गुणे 18 बराबर हो गया 36। यानी यह क्रियाकारी पदार्थ इसको कहा जाता है रिएक्टेंट, इसको कहते हैं प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इसको कहते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद। यह क्रियाकारी और क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं इसको। तो रासायनिक क्रिया में क्या होता है? क्रियाफल पदार्थ का कुल द्रव्यमान क्रियाकारी पदार्थ के कुल द्रव्यमान के बराबर ही रहता है। यह रासायनिक क्रिया का लक्षण है। क्या? किसी भी रासायनिक क्रिया में क्रियाफल पदार्थ का कुल द्रव्यमान क्रियाकारी पदार्थ के कुल द्रव्यमान के बराबर रहता है। टोटल मास रिमेन्स अनचेंज्ड, संपूर्ण द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। संपूर्ण द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता, बदलता नहीं है। यह रासायनिक परिवर्तन का गुण है। हीट एनर्जी इज आइदर एब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड, ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा या तो निकलती है या शोषित होती है। यह रासायनिक क्रिया की क्या है? यह गुण है। जिसे कागज आपने लिया, कागज ऐसे कहो कि बिना गर्म किए बिना जलाए कार्बन डाइऑक्साइड बदले नहीं बदलता है। लकड़ी आप जलाते हो तो उसमें देख रहे हो ऊष्मा बाहर निकलती है, पेट्रोल जलाते हो ऊष्मा बाहर निकलती है। तो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसको जलाने के लिए आपको बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है। तो रासायनिक क्रिया के लक्षण में यह है कि ऊष्मीय ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा या तो बाहर निकलती है या अवशोषित होती है या शोषित होती है, दोनों होता है। तो यह भी रासायनिक क्रिया का लक्षण है, यह भी रासायनिक क्रिया का लक्षण है, और यह भी रासायनिक क्रिया का तीनों लक्षण है। यही बी वाला नहीं है। इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, ये गलत है, तो यही असत्य है। इसी पर आप सत्य का निशान लगाओ। मिटा वाला क्वेश्चन देखिए। साधारण नमक तथा अमोनियम क्लोराइड को पृथक कर सकते हैं।
कॉमन साल्ट साधारण नमक तथा अमोनियम क्लोराइड या नौसादर जिसको कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड can be separated by एक क्या है, सबलिमेशन, ऊर्ध्वपातन कहते हैं हिंदी में, ऊर्ध्वपातन। बी आसवन, डिस्टिलेशन, सी प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डी none of these, ये देखिए क्या है, कॉमन साल्ट हम लोग इसको कहते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड को कॉमन साल्ट या साधारण नमक कहते हैं इसको, ये है कॉमन साल्ट। और क्या है, अमोनियम क्लोराइड इसको हम लोग नौसादर कहते हैं। आप लोग देखते हैं ट्यूब में लोग रखते हैं, जो काम हो जाता है नाक में डाल के खींचते हैं, वो क्या है, नौसादर है, इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये भी क्लोराइड दोनों का मिक्सचर हो, कह रहे हैं इसको हम कैसे अलग करते हैं, दोनों अलग यक्के में भी पीस करके मिला दिया, ये भी नमक की तरह होता है, ये भी नमक की तरह सफेद दोनों होता है, ऐसे बुक करके मिला दिया जाए। ये मान लीजिए मिक्सचर है, ये बुक करके मिलाया हुआ है, ये सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण है। कह रहे इसमें से हम चाह रहे हैं कि नमक को अलग कर दे, नमक और सोडियम क्लोराइड को दोनों को अलग अलग कर दे, तो कैसे अलग करेंगे। तो इसमें हम जानते हैं अमोनियम क्लोराइड ये क्या होता है, ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, यानी इसका सब्लिमेशन किया जा सकता है। इसको अगर हम गर्म करें तो सीधे ये पिघलने के बजाय ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। ऐसी वस्तुएं जो गर्म करने पर सीधे बिना पिघले हुए, विदाउट फ्रीजिंग, एक इसमें बदल जाती है, गैसियस स्टेट में बदल जाती है, तो इसको सब्लिमेशन कहा जाता है। इस क्रिया को सब्लिमेशन क्या कहते हैं, इसको सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन क्या कहते हैं, इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नमक क्या है, ऊर्ध्वपातित नहीं होता है, तो क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, एक लोहे की ऐसे तिफाई लेते हैं, तिफाई किसकी, लोहे की लकड़ी की नहीं बने, बीच में ऐसे ट्रायंगल टाइप ऐसे होता है, यहाँ पर स्पिरिट लैंप रख देते हैं इस तरह से, ये इसे जलाया जाता है, ये जल रहा है, इसके ऊपर ये बर्तन में रख देते हैं, एक क्रूसिबल होती है, इसको क्रूसिबल कहते हैं, ये इसमें रख दिया गया। अब क्या करते हैं, हमको अलग करना है सोडियम क्लोराइड को, इसको ढक देते हैं एक कीप से। तो देखिए ये कीप है, जिससे आप मिट्टी तेल अपने लालटेन वगैरह में डालते हो, लालटेन की जरूरत है नहीं किसी को, बहरहाल ये इसको कीप कहते हैं, हम लोग फनेल कहते हैं, फनेल से इसको ढक देते हैं। इस फनेल के मुंह पर थोड़ा सा रुई ऐसे लगा देते हैं, इसे हल्की सी, बहुत कस के नहीं कि ठूस करके भर दे, हल्की सी रुई इसे रख देते। इसको जब हम गर्म करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड ये ठोस से सीधे गैस में बदलता है, गैस में बदल करके यहाँ जैसे पहुंचा इसकी दीवार पर ही चिपक जाता है, ठोस के रूप में इसे पपड़ी की तरह से चिपक जाता है, कुछ यहाँ चिपक जाता है, कुछ यहाँ आते आते इस रुई के साथ यहाँ भी चिपक जाता है। तो इस तरह से नौसादर अलग हो गया, यहाँ नीचे क्या रह जाता है, नमक रह जाता है, क्या रह जाता है, NaCl नीचे रह गया,
और ये अमोनियम क्लोराइड NH4Cl ये क्या, ये फनेल के दीवारों पर चिपक जाता है, जिसको बाद में खुरच करके हम लोग अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से अमोनियम क्लोराइड को सब्लिमेशन की क्रिया द्वारा अलग किया जाता है। ये हो गई सब्लिमेशन की क्रिया। अब बाद में आसवन हम लोग जान ले क्या चीज होता है, वो भी जान लीजिए। आसवन किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। किसी द्रव को गर्म करके किसमें बदलना, वाष्प में बदलना, चाहे कहो भाप में बदलना या कहो गैस में बदलना। लिक्विड को गैस में बदलना, लिक्विड को गैस में बदलना और फिर गैस को ठंडा करके पुनः द्रव में बदलना, पुनः लिक्विड में बदल देना, यह आसवन कहलाता है। क्या बदल देता है, द्रव में। द्रव को गर्म करके वाष्प बदलना, वाष्प को फिर ठंडा करके लिक्विड में बदल देना, क्या कहलाता है, आसवन कहलाता है। क्या इसकी जरूरत पड़ती है, आसवन क्यों किया जाता है। आप देखते हो आपके घरों पर क्या होता है, जब आइए कहीं इंजेक्शन लगाना होता है तो डॉक्टर बताते हैं फला दवा ले आइए, उसके साथ डिस्टिल वाटर ले लीजिएगा। तो डिस्टिल वाटर एक छोटी सी बोतल में रहता है, भरा रहता है। वो डिस्टिल वाटर क्या होता है, इसके डिस्टिलेशन से बना डिस्टिल्ड वाटर, आसुत जल उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, आसुत जल। आसुत जल ऐसा जल जिसमें जल के अलावा उसमें कोई और अशुद्धि ना हो, उसे हम आसुत जल कहते हैं। ये कैसे प्राप्त किया जाता है, क्या जाता है, एक बर्तन लिया जाता है, कोई मान लीजिए कोई फ्लास्क है, फ्लास्क माने बोतल, ये बोतल है, इसमें आपने जल ले लिया और ये जल, इसमें हो सकता है कुछ अशुद्धि हो। आप अपने नल से या टंकी से पानी के, जहां से आपने ले लिया पानी, अब इसमें क्या किया जाता है, देखिए यहाँ ये एक इसमें कार का ढक्कन होता है, इसके अंदर एक सुराख किया जाता है। इस सुराख में से एक नली होती है कांच की, इस नली को इस तरह से लाते, देखिए ये किस तरह से कांच की नली है, ये कांच की नली है। इसको नीचे से गर्म करते हैं, क्या करते हैं, इसको नीचे से गर्म करते हैं, तो ये क्या होता है, भाप में बदलता है। ये पानी क्या होता है, H2O भाप में बदलता है। क्या ये भाप में बदलता है, भाप यहाँ से आती है, यहाँ पहुंचती है। अब इसके ऊपर एक कंडेंसर लगाते थे, कंडेंसर माने ठंडा करने वाला शीतलक। ये ठंडक कैसे होता है, ये यहाँ नीचे से ऐसे एक रबड़ की पाइप लगाते हैं, इसमें ये पानी इसके अंदर लाइट पाइप के अंदर नहीं जाता, ऊपर रहता है, और ये पानी फिर ऐसे रबड़ के द्वारा इसे पानी है बाहर गिर जाता है। यहाँ कहाँ चला जाता है, नली में चला जाता है, ये पानी इधर गिर जाता है, इधर से पानी प्रवेश करता है, तो ठंडा पानी, ये वाला पानी नहीं है, दूसरा पानी। अब ये यहाँ पर जो ये भाप आती है वो इसके कारण ठंडी हो जाती है। ये ठंडी हो करके फिर यहाँ इसको इकट्ठा कर लिया जाता है, ये बूंद बूंद करके यहाँ गिरता रहता है, इसी को इकट्ठा कर लेते हैं, ये होता है डिस्टिल वाटर, आसुत जल। ये क्या है, ये सामान्य जल है, आमतौर पर जो जल का प्रयोग होता है इसमें सामान्य जल। क्या होता है, जिसको गर्म किया जाता है, इसमें घुले हुए जो लवण होता है, सोडियम क्लोराइड भी घुला रहता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब चीजें घुली होती है। ये यहीं नीचे बैठी रह जाती है, केवल पानी ऊपर आता है, फिर ठंडा होकर के आ जाता है, तो ये पानी शुद्ध पानी रहता है, जिसे हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, आसुत जल। तो आसवन की विधि द्वारा ये किया जाता है। पर भाजी आसवन क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसको भी जान लीजिए। फ्रैक्शनल माने होता है, फ्रैक्शन माने भिन्न, आप जानते हैं हिंदी में फ्रैक्शन माने भिन्न। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, जैसे ये आसवन होता है उसी तरह से ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी होता है। कैसे होता है, ध्यान से देखिए, इसी तरह को देखिए। फिर यही आपने देखा कि एक आपने बोतल लिया, यानी फ्लास्क जिसको हम कहते हैं, ये फ्लास्क है, कोई भी बर्तन ही हो सकता, कोई जरूरी नहीं है। लैब में अक्सर एक कांच का बर्तन होता ताकि आपको दिखाई पड़े। ये क्या है, ये तिपाही लोहे की होती है, यहाँ नीचे स्पिरिट लैंप रहता है, इससे इसको जला करके गर्म करते हैं। इसमें पान क्या है, मान लीजिए दो चीजें मिली हुई है, कोई चीज है जिसमें अल्कोहल मान लीजिए है, अल्कोहल जिसको शराब आप कहते हो, C2H5OH है,
अल्कोहल है और प्लस पानी है। आप जानते हो पानी और अल्कोहल को मिला दिया जाए एक दूसरे से मिल जाता है, अलग नहीं हो पाता है। इसको आप ऊर्ध्वपातन द्वारा नहीं अलग कर पाओगे। कैसे इसको अलग किया जाता है, देखिए यह जैसे इसमें आपने एक कार्क लगाया था, एक ढक्कन था, ऐसे इसमें भी एक ढक्कन। इसमें आप दो छिद्र करोगे, फर्क इसमें हो गया है। एक यह छिद्र है जिसमें आप थर्मामीटर लगाओगे, यह है थर्मामीटर, तापमापी जिसको कहते हैं, यह तापमापी है। क्या है, तापमापी या थर्मामीटर, ताप को नापने वाला यंत्र थर्मामीटर। एक दूसरा आपने इस तरह से जो अभी यह बनाया था, कंडेंसर लगा हुआ है इस तरह का, यह ठंडा करने वाला, कंडेंस माने ठंडा करना, ये कंडेंसर लगा हुआ है इसके ऊपर। ये कैसे ठंडा करोगे, जैसे यहाँ पे नीचे भी बताया गया, ये इसमें नीचे से पानी प्रवाहित करेंगे ठंडा, ऊपर से पानी नीचे गिरता रहता है। ऊपर से नीचे क्यों नहीं गिराएंगे, अगर मान लो ऊपर से गिराओ तो है यहाँ से पानी नहीं से सीधे नीचे गिर जाएगा, यहाँ अगल बगल पानी इकट्ठे नहीं होगा। तो नीचे से इधर से डाला जाता है ताकि इसके अंदर ये पानी भरा रहेगा पूरा, ताकि ये ठंडा हो पाए। अब इससे इसको यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। कैसे इकट्ठा किया, फ्रैक्शनल कैसे हो गया, देखा यह गया है कि पानी जो है इसको जब गर्म किया जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये अपने भाप में बदलता है। अल्कोहल क्या होता है, ये केवल 55 या 60 अंश पर 55 डिग्री सेल्सियस पर ये भाप में बदल जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब इसको गर्म करते हैं तो आप थर्मामीटर में देखते रहते हैं कि ताप कितना बढ़ गया। हम देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस न ताप होने पर 50, 60 या 65 तक हो जाता है बस। अगर ज्यादा ताप बढ़ने लगा तो इसको लैंप को हटा लेते हैं, फिर देखा ताप घट गया, फिर लैंप से गर्म करते हैं, फिर देखा ताप बढ़ रहा है, फिर लैंप को हटा लिया। इस तरह से इसका ताप 100 पर नहीं आने देते हैं, तो पानी इसी में रह जाता। अल्कोहल निकल करके यहाँ था, फिर ठंडा होकर के यहाँ ये C2H5OH अलग हो गया एथिल अल्कोहल, और पानी यही रह गया। तो इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये हो गया, क्या कहते हैं इसको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, माने ऐसे दो द्रव जिनके क्वथनांक भिन्न भिन्न हो, अगर क्वथनांक समान है तब नहीं अलग कर पाओगे। जैसे इसका 55 डिग्री हो 100 डिग्री तब अलग हो जाएगा, लेकिन दूसरा कोई ऐसा पदार्थ हो जो हो का 100 हो तब नहीं अलग हो पाएगा। तो इस तरह से इसको हम किसके द्वारा अलग करेंगे, प्रभाजी आसवन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रभाजी आसवन द्वारा इनको अलग कर लेते हैं। ये हो बड़ा लीजिए, अल्लाह कुछ दरिया 6-7 में है। घंटा हो गया नहीं। हेलो फ्रेंड, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।